हेलो। आज की वीडियो में मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एक क्वेश्चन कह लो या एग्जांपल के बारे में बताना है। जिस एग्जांपल में हमने जो है वो सभी चीज़ें इंक्लूड की हैं कि हमने इक्विटी की, प्रेफरेंस की, रिटेन्ड अर्निंग्स की, डिबेंचर्स की, टर्म लोन्स की कॉस्ट कैसे निकालनी है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यूज़ को यूज़ करके उनकी वेटेड कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का एग्जांपल है, जिस एग्जांपल से जो है हम स्पेसिफिक सोर्सेज की कॉस्ट निकालेंगे अलग अलग, और साथ ही जो है उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे यूजिंग बुक वैल्यू प्रपोर्शंस एंड मार्केट वैल्यू प्रपोर्शंस, ताकि जो अभी तक हमने पिछली वीडियोस में थ्योरेटिकल किया था या स्पेसिफिक कॉस्ट निकाली थी, तो वो सारा का सारा जो है अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है आपको सॉल्व करने के लिए, तो एक सिंगल न्यूमेरिकल में आप जो है वो स्पेसिफिक कॉस्ट और वेटेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो पिछली वीडियोस में शायद से नहीं क्लियर हो पाई होंगी, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी, कि अगर आप इसको छोड़ देंगे बीच में तो फिर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो हमने जो भी इसमें बताया जाएगा तो इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि स्पेसिफिक सोर्सेज की कॉस्ट के लिए कैसे निकालना है, हमने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और स्पेसिफिक निकालने के बाद हमने वेटेड कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझ लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो ये कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एबीसी लिमिटेड, उसके पास ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें सोर्सेज ऑफ फंड्स और अमाउंट ये क्वेश्चन में हमें दी हुई है कि इक्विटी कैपिटल है और वो किस में डिवाइडेड है, 10 रुपीज़ के शेयर्स में डिवाइडेड है, और दे आर फुली पेड अप एट पार, की वो यानी कि एट पार पेमेंट हुई है उनकी, और अमाउंट है 15 लाख रुपीज़ की। 11% प्रेफरेंस कैपिटल है, उसमें जो है वो शेयर्स आपके 100 रुपीज़ के हैं, फुली पेड अप एट पार, 1 लाख रुपीज़ के हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 20 लाख रुपीज़ की, और 13.5% डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच की। डिबेंचर्स हैं वो 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से 10 लाख रुपीज़ के हैं वो डिबेंचर्स। एंड 15% टर्म लोन्स हैं 12,50,000, यानी कि ये जो है कंपनी ने डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज किए हुए हैं। इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिबेंचर्स, टर्म्स लोन्स, और उनसे कितनी कितनी अमाउंट रेज की हुई है यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पर शेयर इज 3.60 and the dividend per share is expected to grow at the rate of 7%. The market price per share is 40. तो ये जो शेयर इंफॉर्मेशन है ये आपके पास इक्विटी शेयर्स के बारे में है, इक्विटी शेयर्स लिखा हुआ है। और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब कि डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये हमारा D1 आ गया 3.60, और वो जो है 7% ग्रोथ रेट हो गया, मार्केट प्राइस 40 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। देन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कह रहा है प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो उनके रिडेम्पशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है कि उनकी रिडेम्पशन होनी है आफ्टर 10 ईयर्स, एंड इट इज़ करेंटली सेलिंग एट 75 रुपीज़ पर शेयर। तो उसमें जो है आपको बता दिया कि उसका मार्केट प्राइस 75 रुपीज़ है। डिबेंचर्स के लिए उसने बताया कि डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स, तो रिडेम्पशन उनकी आफ्टर 6 ईयर्स होनी है, और सेलिंग प्राइस उनका जो है वो यानी कि मार्केट प्राइस 80 रुपीज़ पर डिबेंचर है। इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 40%, 40% कंपनी का इनकम टैक्स रेट है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू प्रपोर्शंस एंड मार्केट वैल्यू प्रपोर्शंस। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने क्या करना है कि बुक वैल्यू प्रपोर्शंस के बेसिस पर वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है, और मार्केट वैल्यू प्रपोर्शंस के बेसिस पर एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो जब भी हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि उससे पहले हमें जो है वो स्पेसिफिक सोर्सेज की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो स्पेसिफिक सोर्सेज में हमारे पास इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, डिबेंचर्स हैं, लोन्स है। तो हमें स्पेसिफिकली इन सभी सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यूज़ के प्रपोर्शंस के बेस पर, वेट्स के बेस पर जो है उनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। तो पहला काम हमारा रहेगा कि हम स्पेसिफिक सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो स्पेसिफिक सोर्स में सबसे पहले हमारे पास इक्विटी है, देन प्रेफरेंस है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, डिबेंचर्स हैं, टर्म्स लोन्स हैं। तो यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं आपको एक चीज़ कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है वो सेम रहेंगी, क्योंकि हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में कोई स्पेसिफिक अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि शेयर होल्डर्स का क्या टैक्स रेट है, ब्रोकेज कमीशन के कितनी उन्होंने पे करनी है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी उसी को हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स मान लेंगे। प्रेफरेंस के लिए अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, डिबेंचर्स के लिए अलग कैलकुलेट की जाएगी, और टर्म लोन्स के लिए अलग कैलकुलेट की जाएगी। तो हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है हमने, तो ये क्वेश्चन ने छोटा सा आपको साइड में दिया हुआ है ताकि पता चले कि हमने कौन सी वैल्यू कहाँ से उठानी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ रेट के बारे में बात की गई है, 7% ग्रोथ रेट है। तो ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय NP प्लस G। तो वो कह रहे हैं कि कंपनी का जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो 3.60, यानी कि D1 जो है वो 3.60 है, वो हमने D1 जो है वो 3.60 ले लिया।
फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले के लिए आप बेसिकली की इन्फॉर्मेशन देख लो कौन सी दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला चूज करना है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया था, तो हमने ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो D1 डिवाइडेड बाय NP प्लस G। तो D1 क्या है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड 3.60 ले लिया। नेट प्रोसीड्स जो है हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर नेट प्रोसीड्स नहीं लेंगे, यहाँ पे आप मार्केट प्राइस लेंगे। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस हमारे पास जो है यहाँ पर 40 रुपीज़ है, तो हम मार्केट प्राइस लेंगे। NP की जगह हम मार्केट प्राइस यूज़ करेंगे 40 रुपीज़। तो हम यहाँ फॉर्मूले में भी जो है वो D1 डिवाइडेड बाय NP की जगह MP लिख सकते हैं। तो D1 डिवाइडेड बाय MP प्लस G। तो D1 हो गया आपका 3.60, मार्केट प्राइस 40, और ग्रोथ रेट उसने कहा है कि 7% है, वो 7% हमने ले लिया। तो जब भी कॉस्ट हमने निकालनी है, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें पिछली वीडियोस में बताई थी कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस NP की रहती है। NP नहीं है तो हमारे पास मार्केट प्राइस है, तो हम मार्केट प्राइस लेंगे, और अगर ये भी नहीं होता तो हम प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला था, तो हमने ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेट कर लिया। तो 3.60 डिवाइडेड बाय 40, ये आपका 0.09 आ गया, प्लस 0.07 जो ग्रोथ रेट है, इन दोनों को टोटल किया 0.16 आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में आ गई, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 16% आ गई। और जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% आ गई, तो मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी सेम होगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमारे पास 16% आ गई, यानी कि एक स्पेसिफिक सोर्स की हमने कॉस्ट निकाल ली, इक्विटी की और रिटेन्ड अर्निंग्स की, क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है दैट इज प्रेफरेंस कैपिटल। अब हमने प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट निकालनी है। ये जो आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो NP की जगह MP लिया है, तो बेशक हमारे पास जो है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, बट हमने क्या करना था कि उसकी जो है तो नेट प्रोसीड्स लेनी थी, या फिर उसकी नेट प्रोसीड्स नहीं है तो हम मार्केट प्राइस लेंगे। तो मार्केट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो हमने मार्केट प्राइस यहाँ पर ले लिया। और देन हमने सेकंड जो निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल जो है 11% प्रेफरेंस कैपिटल उसने कहा है, और 1 लाख रुपए की कैपिटल है, तो पर शेयर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप जो है सिंगल शेयर के बेस पे भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो टोटल अमाउंट के बेस पे भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप सिंगल शेयर के बेस पे निकालते हैं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हम जो है वो सिंगल शेयर के बेस पे निकालते हैं। तो 100 रुपीज़ का शेयर है, 11% प्रेफरेंस कैपिटल का मतलब कि 11% डिविडेंड पे करना है। तो 100 रुपीज़ का 11% है, यानी कि 11 रुपीज़ डिविडेंड पे करना है। तो फॉर्मूला आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रेफरेंस कैपिटल के लिए D प्लस R, क्योंकि इसमें रिडेम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो हमने रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है D प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाई N, और इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना है RV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो हमने जो है इसमें वैल्यूज पुट करनी है। D डिविडेंड निकालना है, 11% प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ का 11% निकाला 11 रुपीज़। रिडीमेबल वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने रुपए पे रिडीम होना है, तो उसकी जो फेस वैल्यू है वही उसकी रिडीमेबल वैल्यू रहेगी। रिडीमेबल वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ आ गई। नेट प्रोसीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नेट प्रोसीड्स की जगह हमारे पास मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ले लेंगे हम 75 रुपीज़। वो कह रहा है कि उसका जो है वो करंटली सेलिंग है 75 रुपीज़ पर शेयर, तो हम जो है यहाँ से उसका मार्केट प्राइस जो है वो 75 रुपीज़ ले लेंगे। NP के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम जो है वो मार्केट प्राइस लेंगे। और N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद रिडेम्पशन होनी है, वो कह रहा है कि 10 ईयर्स के बाद होनी है प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये है N आपका 10 आ गया। देन फिर नीचे हमें लिखना है इसमें RV प्लस NP। RV हमने निकाल लिया था 100, NP की जगह हमने मार्केट प्राइस लिया है 75, और इन दोनों के टोटल को 2 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, ताकि हमारे पास जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाए। तो 11 प्लस 11 ही आ गया आपका। पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10, और नीचे हमने सॉल्व किया तो 100 प्लस 75 175 डिवाइडेड बाई 2, और इसको फाइनली मल्टीप्लाई किया हमने 100 से। तो ये 11 का 11 आ गया, 2.25 को 10 से डिवाइड किया 2.5 आ गया, 175 को 2 से डिवाइड किया 87.5 आ गया। तो यानी कि पहले इसको डिवीज़न को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद प्लस करेंगे। तो 11 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 87.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ताकि परसेंटेज में आ जाए। तो 11 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 13.5, डिवाइड करना है 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इसको इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.43, यानी कि प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट आपकी जो है वो 15.43 आ गई है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है थोड़ी सी, कि जैसे हम कह रहे हैं कि बुक वैल्यू प्रपोर्शंस हैं, मार्केट वैल्यू प्रपोर्शंस हैं, तो चाहे वो बुक वैल्यू प्रपोर्शंस के लिए निकाल रहे हैं, चाहे हम मार्केट वैल्यू प्रपोर्शंस के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी प्रेफरेंस जो है वो सबसे पहले NP की रहेगी। ये नहीं कि आपने बुक वैल्यू प्रपोर्शन पे निकालना है तो आप यहाँ पर जो है वो बुक वैल्यू ही लेंगे, चाहे आपने वो वेटेड एवरेज कॉस्ट बुक वैल्यू प्रपोर्शंस पे निकालनी है या मार्केट वैल्यू प्रपोर्शंस पे निकालनी है, बट आपकी प्रेफरेंस जो है वो क्या रहेगी, सबसे पहले नेट प्रोसीड्स अगर नहीं अवेलेबल हैं, तो जैसे इसमें मार्केट प्राइस अवेलेबल था, हमने मार्केट प्राइस ले लिया। अगर ये भी अवेलेबल नहीं होता तो हम उसकी जो है वो फेस वैल्यूज़ के बेस पर कैलकुलेट करते। तो ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि चाहे आप बुक वैल्यू प्रपोर्शंस यूज़ करें या मार्केट वैल्यू प्रपोर्शंस करें, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी नेट प्रोसीड्स के लिए रहती है, देन मार्केट प्राइस, देन अगर वो भी नहीं है इन्फॉर्मेशन तो प्रिंसिपल अमाउंट के बेस पर हम कैलकुलेशन
करेंगे। तो स्पेसिफिकली हमारे पास इक्विटी की आ गई, प्रेफरेंस की आ गई, रिटेन्ड अर्निंग्स आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये 3 कॉस्ट हमारे पास आ गई हैं। और नेक्स्ट हमने निकालना है डिबेंचर्स की कॉस्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो डिबेंचर्स की जैसे मैंने बताया था कि आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा डेट कैपिटल की कॉस्ट हमने आफ्टर टैक्स निकालनी है। जो भी डेट कैपिटल हैं, जो भी आपके लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उन लोन्स की, डिबेंचर्स की जो भी डेट कैपिटल होगी उसकी कॉस्ट आप जो है वो आफ्टर टैक्स निकालेंगे। तो हमने आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला लिखा है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। तो डेट में हमारे पास डिबेंचर्स हैं रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स की, उनकी जो है वो 6 ईयर्स के बाद रिडेम्पशन होनी है। तो 6 ईयर्स के बाद रिडेम्पशन होनी है, तो इसलिए हमने क्या किया कि रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला लिखा है। और रिडेम्पशन में भी वो वाला फॉर्मूला लिखा है जिसमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाली है। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास आई इंटू 1 - टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, और इसके टोटल को डिवाइड करना है RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर मैंने NP इसलिए लिखा है ताकि आपको समझाया जा सके कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी NP की रहती है, देन मार्केट प्राइस की आती है, नेट प्रोसीड्स, फिर उसके बाद मार्केट प्राइस, अगर वो भी नहीं होता तो प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं। बट आपके पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है आपने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर NP, MP या P लिखना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन उसके मार्केट प्राइस के बारे में, तो आप फॉर्मूले में भी यहाँ पर जो है NP की जगह MP लिखेंगे और यहाँ पर भी NP की जगह MP ही लिखेंगे फॉर्मूले में। बट यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस नेट प्रोसीड्स की रहती है, अगर हमें पता रहता है। अगर नहीं होता तो फिर हम मार्केट प्राइस को कंसीडर करते हैं, अगर वो भी नहीं पता होता तो हम प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मार्केट प्राइस है तो हम यहाँ पे NP की जगह MP ही लिखेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो आई का मतलब है इंटरेस्ट, 13.5% है, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, पर डिबेंचर के हिसाब से निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन कम होगी। तो 100 का 13.5% जो है वो 13.5 आ जाएगा। 1 - टी टैक्स रेट कंपनी का जो है वो 40% है, 0.40 लिख दिया हमने, प्लस रिडीमेबल वैल्यू, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स एंड सेलिंग एट 80 पर डिबेंचर, अभी मार्केट प्राइस दिया हुआ है बट रिडीमेबल वैल्यू नहीं बताई है। तो रिडीमेबल वैल्यू नहीं बताई है तो हम उसकी जो है फेस वैल्यू लेंगे। फेस वैल्यू उसकी 100 रुपीज़ है, हमने 100 रुपीज़ ले लिया। नेट प्रोसीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मार्केट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपीज़ है, हमने जो है वो नेट प्रोसीड्स 80 रुपीज़ ले लिए। एंड नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के बाद रिडेम्पशन होनी है, वो कह रहा है कि जो डिबेंचर्स हैं दे आर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स। तो यहाँ से हमने जो है वो 6 ईयर्स ले लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और उसको हमने जो है वो क्वेश्चन में कहाँ से रीड करना है, कहाँ से उठाना है। तो ये फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट किया हमने, जो हमने डिबेंचर का फॉर्मूला सेलेक्ट किया था कि एक तो डिबेंचर है, डेट कैपिटल है, डेट वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। और डेट की कभी भी कॉस्ट निकालनी है, अगर स्पेसिफिकली उसने कहा नहीं है आपको कि बिफोर टैक्स निकालो, हमेशा आपने आफ्टर टैक्स निकालनी है, इसलिए आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला लिया। और उसमें रिडेम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी तो हमने ये रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला लिया। तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी मल्टीप्लाइड बाय 100 ताकि परसेंटेज में आ जाए। तो इसको सॉल्व किया, पहले हमने जो है वो इंटरेस्ट को 1 - टी करके जो है ये 13 को जो है वो इसका डिफरेंस आपका 1 - 0.40 का आ गया 0.60। इसका डिफरेंस ले लिया 100 - 80 दैट इज इक्वल टू 20 और डिवाइडेड बाय 6 अभी ऐसे लिख दिया हमने। 100 + 80 180 डिवाइडेड बाय 2 वो आ गया हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 100। देन 13.5 को आप 0.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 8.1 आ जाएगा और प्लस का साइन प्लस का आ गया आपका। देन 20 डिवाइडेड बाय 6 3.33 और 180 डिवाइडेड बाय 2 90 हो जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8.1 + 3.33 इज इक्वल टू 11.43 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको इससे डिवाइड करके जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.7% आ जाएगा। दैट मीन्स कि डिबेंचर्स की आफ्टर टैक्स कॉस्ट है जो वो 12.7% है। जो डिबेंचर्स हैं अगर उनकी रिडेम्पशन जो है वो 6 ईयर्स के बाद होनी है और 80 रुपीज़ उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 80 रुपीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिबेंचर्स की आफ्टर टैक्स कॉस्ट 12.7% आ जाएगी। और फिर चौथा जो है हमारे पास टर्म लोन है। तो टर्म लोन के लिए भी हमने, क्योंकि लोन्स हैं, डेट कैपिटल है, डेट कैपिटल की हमेशा आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी है। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ टर्म लोन के लिए हमने L लिख दिया। तो कॉस्ट ऑफ लोन्स A का मतलब आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल रहे हैं हम इसकी, तो दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लोन्स बिफोर टैक्स इंटू 1 - टी। तो यहाँ पर हमने ये डायरेक्टली 1 - टी लिखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। ये वाला फॉर्मूला हमने तब यूज़ करना है जब हमारे पास रिडेम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन हो। बट रिडेम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आफ्टर टैक्स जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लोन्स या डिबेंचर्स या डेट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लोन्स बिफोर टैक्स, और उसको आप 1 - टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ जाती है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो जो इसके बिफोर टैक्स, जो लोन्स की बिफोर टैक्स कॉस्ट है उसको अगर हम 1 - टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आफ्टर टैक्स
टैक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ लोन्स बिफोर टैक्स कितना परसेंट लोन है उस पर, लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% है। तो 15% जो है वो हमने ले लिया कि बिफोर टैक्स जो है वो 15% कॉस्ट है इंटू 1 - टी। तो 1 - टी किया, 1 - टी टैक्स रेट था, वो टैक्स रेट 40% दिया हुआ था, टैक्स रेट कंपनी के लिए 40% है, तो हमने 40% ले लिया। 1 - 0.40, इसको माइनस किया तो 0.60 आ जाएगा। 15 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9% आ गया। तो अब हमने जो है वो पिछली स्लाइड में इक्विटी की कॉस्ट निकाल ली थी, प्रेफरेंस की निकाल ली थी, इक्विटी की और रिटेन अर्निंग्स की कॉस्ट सेम रहेगी, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही रिटेन अर्निंग्स आ जाएगी। डिबेंचर्स की हमने यहाँ पर निकाल ली है और टर्म लोन्स की हमने यहाँ पर निकाल ली है। ये ध्यान रखना है आपने कि जो भी डेट कैपिटल है, अगर स्पेसिफिकली उसने आपसे अलग से नहीं कहा है कि आप आफ्टर टैक्स निकालें या बिफोर टैक्स निकालें, तो आपने जो है वो उसकी कॉस्ट आफ्टर टैक्स ही निकालनी है। तो इसलिए हमने जो है वो डिबेंचर्स की भी और टर्म लोन्स की आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल ली है। तो अब हम जो है वो जितने भी सोर्सेज हैं सभी सोर्सेज की स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल चुके हैं। अब हमने निकालनी है उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट यूजिंग बुक वैल्यू प्रपोर्शन एंड मार्केट वैल्यू प्रपोर्शन। तो मैंने बताया था ना कि स्टेप्स हैं हमारे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए। तो पहले आपको स्पेसिफिक कॉस्ट निकालनी पड़ती है, स्पेसिफिक जितने भी सोर्सेज से हमने सभी सोर्सेज की कॉस्ट निकाल ली है। अब हम जो है वो वेटेड कॉस्ट निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू प्रपोर्शन। तो आपने लिखना है कि आप बुक वैल्यू प्रपोर्शंस के हिसाब से निकाल रहे हैं या फिर मार्केट वैल्यू प्रपोर्शंस के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स ये हमने लिख लिया इन शॉर्ट, इक्विटी कैपिटल 11% प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स 13.5% डिबेंचर्स एंड 15% टर्म लोन्स। जो इनके क्योंकि हम कौन से वेट्स यूज़ कर रहे हैं, बुक वैल्यू वेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी इनकी बुक वैल्यू है वो एज इट इज़ हमने लिख देनी। इक्विटी कैपिटल 15 लाख की है, 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स 20 लाख, डिबेंचर्स 10 लाख एंड टर्म लोन जो है वो 12,50,000। तो इसमें जो है जो अमाउंट हमने लिखनी है बुक वैल्यू में, तो जो क्वेश्चन में हमें दी हुई थी उसकी बुक वैल्यूज़ वही सेम एज इट इज़ जो है हमने, क्योंकि नीचे वाली की जरूरत नहीं थी वो हमने हटा दिया अभी क्वेश्चन में, तो ये सेम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डिफरेंट सोर्सेज की हमने जो है वो स्पेसिफिक कॉस्ट जो स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो बुक वैल्यूज़ है वो हमने ले ली। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इतनी क्वेश्चन में दी हुई थी, तो इतने जो है सोर्सेज ऑफ फंड्स और अमाउंट हमने यहाँ से बना ली। अब क्या करना है कि आपने इस अमाउंट का टोटल करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस अमाउंट का टोटल करना है कि टोटल कितनी अमाउंट हमारे पास जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। तो बुक वैल्यू वेट्स निकालें, तो बुक वैल्यू ली, उसका टोटल कर दिया। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो है अमाउंट के बेसिस पर आप प्रपोर्शन निकालेंगे एंड दैट प्रपोर्शन इज योर डब्ल्यू। जो वेट्स हैं वो हम डब्ल्यू प्रपोर्शंस के बेस पर देते हैं एंड वो डब्ल्यू हमने लिख लिया। और W के लिए वेट्स हमने जो निकालने हैं उसके लिए मैंने बताया था आपको कि वेट्स के लिए क्या है कि जो भी आपका टोटल है ये देखना है कि ये वाली जो अमाउंट है इक्विटी की ये इस टोटल का कितना परसेंट है। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 58,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप ये निकालेंगे तो 25.65 आ जाएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाय 58,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 1.70% आ गया। 20 लाख डिवाइडेड बाय 58,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 34.19 आ जाएगा। 10 लाख को 58,50,000 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी प्रपोर्शन आ जाएगी। 12,50,000 को 58,50,000 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका प्रपोर्शन आ जाएगा। और ये भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि इनका जब आप टोटल करेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 100, वो 100 के बराबर होना चाहिए। अगर कहीं पर 1 पॉइंट का डिफरेंस आता है 1 या 2 पॉइंट्स का, तो आप उसको ग्रॉस अप ग्रॉस डाउन करके जो है वो इसका टोटल 100 ही रखेंगे। 100 से अगर ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो प्रपोर्शन निकालने में गलती की है। तो प्रपोर्शन का मतलब कि ये जो अमाउंट है टोटल का कितना परसेंट है। तो इक्विटी की अमाउंट 15,58,50,000 का कितना परसेंट बनती है, तो इसको क्या करना है, इसको 15 लाख को डिवाइड करना है 58,50,000 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो वो परसेंटेज आ जाती है। इसी तरह से सभी के लिए 1 लाख को इससे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे डिवाइड करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, 10 लाख को इससे डिवाइड करना है 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 12,50,000 को 58,50,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्रपोर्शन आ जाएंगे। तो ये वेट्स आ गए आपके, इसका 100 आ गया टोटल। ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट हमने पिछली जो स्लाइड्स थी वहाँ से ली थी। तो इक्विटी की हमने निकाली थी 16% आई थी। हम कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी सेम होंगी, तो 16% इसकी है इक्विटी की, तो हमने रिटेन्ड अर्निंग्स की भी 16 ले ली। प्रेफरेंस की 15.43 आई थी, डिबेंचर्स की 12.70 हमने कैलकुलेट किया पिछली स्लाइड्स में, और 15% टर्म लोन की कॉस्ट जो है वो 9% आई थी, तो हमने ले लिया। आफ्टर टैक्स कॉस्ट लेनी है, ध्यान रखना है कि आपने आफ्टर टैक्स कॉस्ट लेनी है। तो इक्विटी प्रेफरेंस रिटेन्ड अर्निंग की आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कुछ नहीं होती, जो लोन्स हैं उनकी सिर्फ आफ्टर टैक्स कॉस्ट होती है, तो वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ले ली। उसके बाद वेटेड कॉस्ट निकालनी है। तो ये जो डब्ल्यू है ये हमारा डब्ल्यू नहीं है, दैट इज़ इक्वल टू दैट इज़ एक्स। जो कॉस्ट है वो एक्स है, जो स्पेसिफिक सोर्स की जो कॉस्ट है दैट इज़ एक्स।
तो कैसे बताया था मैंने आपको कि कैसे करना है आपने इस सिंपल डायरेक्टली निकालने के लिए, वेटेड कॉस्ट निकालने के लिए, कि इसका जो भी प्रपोर्शन है उसका इतना परसेंट निकालना है, यानी कि 25.65 का 16%। तो कैसे निकालना है, 25.65 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, तो वो 4.10 आ जाएगा। 1.70 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 15.43 डिवाइडेड बाय 100, 1.70 का 15.43%, 0.26 आ गया। 34.19 का 16%, यानी कि 34.19 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, 5.47 आ गया। 17.09 मल्टीप्लाइड बाय 12.70 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका 2.7 आ गया। और 21.37 का 9%, यानी कि 21.37 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 1.92 आ गया। और मैंने बताया था कि आपको जस्ट सिंपल इनका टोटल करना है, और ये जो भी कॉस्ट आई इनका टोटल किया, वेटेड, इसको KW लिखा है, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और टोटल आपका जो है ये है 13.92, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम बुक वैल्यू वेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो 13.92% आ जाएगी। अब मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि अब ये तो बुक वैल्यू तो हमें दी हुई थी, बट अगर हमने मार्केट वैल्यू के बेस पे निकालना है तो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स की होगी, इक्विटी कैपिटल की। तो उसके लिए क्या करना है कि 15 लाख की कैपिटल थी और 10 रुपये का एक शेयर था, जो हमने स्टार्टिंग में हमने दिखाया था आपको कि 10 रुपये के शेयर के हिसाब से है, और प्रेफरेंस का 100 रुपये का शेयर है, इक्विटी का 10 रुपये का है, और डिबेंचर 100 रुपीज़ का है। तो हमने क्या किया कि जो उसकी वैल्यू थी 15 लाख, 15 लाख को उसकी बुक जो फेस वैल्यू उससे डिवाइड किया, नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। 15 लाख की कैपिटल थी, 10 रुपये का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ़ शेयर आ गए, और एक शेयर की वैल्यू 40 है, तो उससे 40 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विटी की वैल्यू जो है वो 60 लाख आ गई। इसी तरह से प्रेफरेंस कैपिटल के लिए कि 1 लाख की कैपिटल थी, 100 रुपीज़ का एक शेयर था, उसका जो बुक वैल्यू थी वो 100 थी, 100 से डिवाइड किया, और उसका मार्केट प्राइस 75 है, 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 75,000 आ गया। यानी कि जो कैपिटल है उस टोटल अमाउंट को एक शेयर के प्राइस से डिवाइड किया, तो क्या हो गया कि आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए। 1 लाख की कैपिटल थी, एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1000 प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, और एक शेयर का जो प्राइस है मार्केट प्राइस वो 75 है, तो इससे मल्टीप्लाई करके 75,000 आ गया। ऐसे डिबेंचर्स का है, 10 लाख के डिबेंचर्स थे, एक डिबेंचर की वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 100 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स आ जाएंगे, और उसको जो है वो एक डिबेंचर का मार्केट प्राइस 80 है, तो उससे मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है ये डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू जाएगी। तो इस तरह से आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने जो है वो मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग निकालना है। तो कंप्यूटेशन करनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें सोर्सेज ऑफ फंड्स एज इट इज़ हमने लिख लिए, बट अब यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगी। अमाउंट कौन सी आएगी, जो हमने यहाँ पे निकाली थी कि इक्विटी के लिए 60 लाख, देख रहे होंगे आप कि इक्विटी के लिए हमने 60 लाख लिख लिए, और प्रेफरेंस कैपिटल के लिए 75,000 आए थे, तो प्रेफरेंस के हमने 75,000 लिख लिए। डिबेंचर्स का 8 लाख आया था, तो डिबेंचर्स के लिए हमने जो है वो 8 लाख लिख लिए। रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई मार्केट वैल्यू एज सच नहीं होती, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ही कंपनी के जो है वो इक्विटी शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी वर्थ कंपनी की रहती है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का मैंने लिख दिया है, अदरवाइज लिखने की भी कोई खास आवश्यकता नहीं होती जब हम मार्केट वैल्यू वेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो है हमने उसकी नील कर दी, तो उसका ना कोई प्रोपोर्शन में आएगा ना उसकी कॉस्ट आएगी जब हम मार्केट वैल्यू वेट्स लेंगे। हाँ, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब बुक वैल्यू ली थी तो बुक वैल्यू के टाइम पे हमने जो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स की थी, बुक वैल्यू ली थी, इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू ली थी, बट जब हमने मार्केट वैल्यू पर वेट्स यूज़ करने हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स का जो है वो नील कर देना कॉलम आपने। अमाउंट भी नहीं आएगी, ना उसका प्रोपोर्शन में कोई हिस्सा आएगा, ना उसकी कॉस्ट कंसीडर करनी है, ना उसका वेटेज में कोई रोल होगा। तो इसमें जो है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स लिख लिए। ये मैंने बता दिया था आपको कि इक्विटी की कॉस्ट कैसे इक्विटी की अमाउंट निकालिए, फिर प्रेफरेंस के मार्केट प्राइस निकालिए, और डिबेंचर्स के निकालिए। टर्म लोन्स के बारे में जो है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो टर्म लोन जो है वो हमारे पास 12,50,000 के थे, तो हमने जो है वो टर्म लोन जो है वो 12,50,000 लिख लिया। तो ये हमारे पास डिफरेंट अमाउंट्स आ गई जो मार्केट वेट्स हैं, मार्केट वैल्यूज़ हैं। तो मार्केट वैल्यू इक्विटी की इतनी है, प्रेफरेंस की इतनी है, रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, डिबेंचर्स की इतनी है, और टर्म लोन्स की इतनी है। तो इसमें बेसिकली क्या करना है कि आपको टोटल करना है इसका, जैसे हमने पहले किया था कि जो अमाउंट्स हैं उनका टोटल करना है। तो मार्केट वैल्यू वेट्स का मतलब है कि जो भी सोर्सेज हैं उनकी मार्केट वैल्यू आपने लेनी। तो टर्म लोन्स ही इनकी कोई आपको स्पेसिफिकली अलग से नहीं बताई गई थी वैल्यू, तो जितने के लोन्स हैं वो सेम वैल्यू से यहाँ पर हम उसको नोट कर लेंगे, बाकी जिसकी वैल्यू बताई गई है वो ले लेंगे। बट सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स के केस में ऐसा है कि उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो उसको हमने उसका कॉलम नील कर देना। तो ये हमारे पास जो है वो अमाउंट आ गई, और इन अमाउंट्स को हमने टोटल कर लेना है। फिर उसके मैंने बताया था कि जब बताया था आपको
कि इसमें हमने इसके बाद नेक्स्ट उसके प्रपोर्शंस निकालने होते हैं। प्रपोर्शंस निकालने के लिए आपको देखना है कि ये वाली अमाउंट इस टोटल अमाउंट का कितना परसेंट है। तो 60 lakhs डिवाइडेड बाय 81,25,000 जो इसका टोटल आया था, उससे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 73.86। 75,000 डिवाइडेड बाय 81,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 92.92 आ गया। और 8 lakhs इसका कितना परसेंट है, तो 8 lakh डिवाइडेड बाय 81,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 9.84, यानी कि 8 लाख को 81,25,000 से आप डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.84 आ जाएगा। 12,50,000 को 81,25,000 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रपोर्शन आ जाएगा 15.38। ये प्रपोर्शंस आगे। तो मैंने बताया था कि आपने इसका एक बार टोटल करना है और टोटल शुड बी इक्वल टू 100। तो आपने टोटल निकालना है और टोटल 100 के बराबर होना चाहिए। फिर उसके हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालेंगे, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो हमने जो पहले कैलकुलेट की थी वही सेम आफ्टर टैक्स कॉस्ट लगेगी। और ये जो है एक्स जो कॉस्ट है इसको हमने W से नहीं लिखना है, हमने इसको लिखना है X से। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट को हम W की जगह X से लिखेंगे, ये हमारा X है। और प्रपोर्शन जो है वो वेट्स हैं, तो इसको हमने X से लिखना है। तो ये हमने जो निकाली हुई थी वही सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। इक्विटी की हमारे पास 16 आई हुई थी, प्रेफरेंस की 15.43 थी, डिबेंचर्स की 12.70 थी, टर्म लोन्स की जो है वो 9% कैलकुलेट की थी हमने, जो अलग अलग स्पेसिफिक सोर्सेज की निकाली थी वही आप एज इट इज़ लिख देंगे। और अब फिर बताया था मैंने आपको वेटेड कॉस्ट के लिए क्या करना है, आपने इस वाले का इतना परसेंट निकालना है, यानी कि 73.86 का 16%। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 73.86 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, डिवाइड करना है 100 से, इतना परसेंट आ जाएगा। यानी कि 73.86 को गुना करना है 16 से और डिवाइड करना है 100 से, तो 11.82 आ जाएगा। 0.92 को 15.43 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 100 से, 0.14, ये नीली है, इसको 0 आ जाएगा। 9.84 का 12.70%, यानी कि 9.84 मल्टीप्लाइड बाय 12.70 डिवाइडेड बाय 100, और 1.25। 15.38 का 9%, यानी कि 15.38 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, और ये इतना परसेंट आ जाएगा। और फिर मैंने बताया था कि जब आपका वेटेड कॉस्ट ये आ गई है, इसका जस्ट सिंपल आपको टोटल करना है, यानी कि 11.82 प्लस 0.14 प्लस 1.5 प्लस 1.38, जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये 14.59% आ जाएगा। और इसको हम KW से लिखते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसको हम जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है जब हमने कैलकुलेशन करनी है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू वेट्स के बेसिस पर, तो हम इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें जो है स्पेसिफिक सोर्सेज की कॉस्ट निकालनी होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूला सेलेक्ट करते हैं, फार्मूला सेलेक्ट करने के बाद उसकी स्पेसिफिक कॉस्ट निकाली जाती है। फिर मार्केट वैल्यू वेट्स या बुक वैल्यू वेट्स, जिस भी वेट्स के अकॉर्डिंगली हमसे पूछा गया, उन वेट्स को असाइन करके, यानी कि जो अमाउंट वाला कॉलम है वो उन वेट्स के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अगर मार्केट वैल्यू कहा गया तो मार्केट वैल्यू लेंगे, अगर बुक वैल्यू कहा गया होगा तो हम बुक वैल्यू लेंगे और उनका प्रपोर्शन निकालेंगे। और कॉस्ट जो है वो दोनों केसेस में सेम ही रहेगी, चाहे वो मार्केट वैल्यू के लिए या बुक वैल्यू के लिए। वो मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिकली डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, और जो है फाइनली इस तरह से टेबल बना के आप जो है उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसको अगर कहा जाता है कि कंपोजिट कॉस्ट निकालो या एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालो, या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, तो वो सेम ही बात है कि उसको आप वेटेड एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, या फिर कंपोजिट कॉस्ट भी कह सकते हैं, या फिर उसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। तो अगर वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हम इसको KW की जगह KO भी लिख सकते हैं, W की जगह आप O भी लिख सकते हैं, तो उसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दिया जाता है। तो ये है हमारा कैलकुलेशन कि जिसमें हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है जब स्पेसिफिक सोर्सेज की कॉस्ट नहीं दी होती। तो पहले स्पेसिफिक की कॉस्ट और फिर उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाली जाती है। जो प्रपोर्शंस हमें बोले गए हैं उन प्रपोर्शंस के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देन ओके, थैंक यू।